वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ था, किसके बारे में बात कर रहा है तो नागोया प्रोटोकॉल। नागोया एक जगह है जो जापान में है और उसी के हिसाब से इसको प्रोटोकॉल नागोया में हुआ था, तो इसलिए नागोया प्रोटोकॉल बोला जाता है। और नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 2014 में। कब? 2014 में नागोया प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। अब पूछेगा कि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो नागोया प्रोटोकॉल जो है ये जैव विविधता से संबंधित है। किससे है बाबू? जैव विविधता से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था। तो याद रखिएगा, काल बोल रहा है गोंडवाना क्रम के चट्टान के बारे में, तो याद रखिएगा हो जाएगा कार्बोनिफेरस से लेकर जुरैसिक काल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैस, यानी जो ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से बताना है। निम्न गैस का उनका प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। तो याद रखिएगा, अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद आर्गन। उसके बाद CO2 होता है। तो उस हिसाब से देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में कहीं दिया नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं दिया हुआ है, यानी तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? आर्गन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हीलियम। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया में है मर्लिन, ये क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये हीरे के खनन के लिए। किनके लिए? हीरे के खनन से। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में निम्न में से किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कौन सा क्रम भारत में चट्टान जो है वो भवन निर्माण, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कौन सा बाबू? विध्यंस शैली के समूह के जो चट्टान होते हैं वो बाबू आपको भवन निर्माण, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि पवन की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब असत्य का बात आ गया, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन तब आप बता सकते हैं। दिया हुआ कि वायुमंडलीय दाब में विभिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है, ये बात तो सही है, पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है, ये भी बात सही है। हमको गलत कथन चुनना है। फिर दिया है कि कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, जो बात गलत है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ इसमें से असत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर? राइट सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्रकूट जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। बोल रहा है कि ये जलप्रपात किस नदी में स्थित है, तो नदी का बात कर रहा है, तो ये इंद्रावती नदी। कौन? इंद्रावती नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी का बात कर रहा है, उसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो अन्नाईमुडी जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है वो 2696 हो जाएगा। राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2696 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अन्नाईमुडी बोलेगा तो ये पश्चिमी घाट पे है, केरल राज्य पूछेगा तो केरल में है। ठीक है, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वो 2013 में लागू किया गया था। कब? 2013। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे सिर से ये। बोला कि आर्थिक समीक्षा कौन से मंत्रालय का विभाग द्वारा जारी किया जाता है, तो किसके द्वारा बाबू? वो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। किसके द्वारा? आर्थिक कार्य विभाग। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके बारे में है? समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। किसके द्वारा बाबू?
तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि यदि केंद्रीय बैंकों द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या बोल रहा है कि रेपो दर बढ़ाने पर, रेपो दर अगर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उसी के बारे में है। तो याद रखिएगा मुद्रा का जो प्रसार होता है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? क्या बात कर रहा है? ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है, इसके बारे में है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। कौन सा? ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? किसके बारे में है? बोरेक्स का जलीय विलयन की प्रकृति जो होती है बाबू वो होती है क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? समूह 14 में जो तत्व है बोला कि कौन सा कथन इस ऑप्शन के हिसाब से तथ्य है? तो याद रखिएगा हो जाएगा ये +2 एंड +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर करती है? क्या बात कर रहा है? वाष्पन का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा वाष्पन की जो क्रिया है वो आयतन पर निर्भर करती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, यही पूछ रहा है। प्रकाश की किरण क्या बोला है? किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है, यही बात पूछ रहा है। तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव में कौन सी घटना हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो, यानी कोई भी वस्तु उसको पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो क्या होगा प्रभाव, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा तो भार बदलता है परंतु उसका द्रव्यमान जो होता है वही रहता है। यानी पृथ्वी पर जो भी वस्तु का द्रव्यमान जितना होगा चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान वही होगा, क्योंकि चंद्रमा पर चाहे कहीं पे भी द्रव्यमान नहीं बदलता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौर ऊर्जा के रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये पूछ रहा है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तरंग के बारे में बात करें जो निर्वात में गमन नहीं करेगी वही पूछ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ प्रकाश, ऊष्मा, पैरावैज्ञानिक, ये सब तो निर्वात में करेगा। जो ध्वनि तरंग होती है ना वो निर्वात में गमन नहीं करेगी, क्योंकि ध्वनि तरंग के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष जिसमें मायोपिया भी कहते हैं, और बोला है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता होती है। तो याद रखिएगा बाबू अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? निषेचन इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। इन मानव शरीर में कहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है? तो वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंडवाहिनी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा कारण क्या है? बोल रहा है कांच का जो ग्लास होता है या कांच का कोई भी चीज़, उसमें अगर नींबू रखा रहता है, अगर पार्श्व मतलब होता है साइड से देखने पर वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है ना वो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है?
अमीबा तो एक कोशिकीय है, क्लेमाइडोमोनास ये भी है, जीवाणु भी एक कोशिकीय, कवक जो है ना वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण यानी भोजन में जो भी रहता है उसका अवशोषण मतलब होता है खिंचाव, चूसना। ये कहाँ पे होता है? तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो होता है बाबू वो इलियम में का होता है। कहाँ पे होता है? इलियम में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? जल जनित यानी जल से होने वाला रोग इसमें कौन सा नहीं है वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हैजा तो होता है, हेपेटाइटिस भी, टाइफाइड भी। चेचक जो है ये जल जनित रोग नहीं है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 7 वर्ष। कितने? 7 वर्ष लगातार भारत रहते हैं, भारत की नागरिकता से वंचित कर दिए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? विधानसभा का गठन अनुच्छेद पूछ रहा है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत बाबू? अनुच्छेद 170। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन करें कि राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है बोल रहा है। तो राज्यसभा में निर्वाचन प्रतिनिधियों का अधिकतम जो संख्या है बाबू वो कितनी हो सकती है? तो याद रखिए कितनी हो सकती है? 238। कितना? 238 हो सकता है। ये निर्वाचित का बात कर रहा है, ठीक है, निर्वाचित यानी चुनना, ठीक है। और 238 सकते हैं। अधिकतम सीटों की संख्या 250, जिसमें से 12 को जो है वो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो निर्वाचन कितना होगा? 238 ही होगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उनकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। यानी कोई पहले से विधायक है, अगर लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद कितनी अवधि के अंदर कोई भी एक सदन उसको छोड़ना पड़ता है और बताना पड़ता है किस सदन में रहेगा। तो कितने दिन के अंदर बताना पड़ता है बाबू? 14 दिन के अंदर। कितने दिन? 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संघ का कार्यपालिका में शामिल होते हैं? संघ के कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? दिया हुआ है राष्ट्रपति ये होते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, महान्यायवादी भी होते हैं। फिर दिया हुआ है कि CAG नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो नहीं होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? 1 2 3 4 एंड राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति व महाभियोग संसद के, किस पे? राष्ट्रपति पे बात कर रहा है। संसद की एक क्या है? डैश प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से वह कौन जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है? आसान क्वेश्चन है बाबू, कौन सा हो जाएगा बाबू? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। बोलेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो सदन तो 2 होता है, लेकिन संसद के अंग पूछेगा तो 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। सदन पूछेगा तो 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। वही बोला कि संसद का एक अभिन्न अंग है, तो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान हम लोग किस देश से लिए हैं बाबू? तो हम लोग बाबू ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल बोलेगा तो 108 में। कितने? 108 में। और संयुक्त अधिवेशन जो होता है इसकी बैठक जो होगा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब बोल रहा है कि जो 35 का अधिनियम था उसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। दिया कि केंद्र में अखिल भारतीय संघ की उपबंध था, ये बात सही है। प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, ये भी बात सही है। भारत की स्वतंत्रता का उपबंध था, ये बात गलत है, ठीक है।
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 यानी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। एकाधिकार समाप्त हो गया, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिए कब हो गया था, 1813 में इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। केवल चीन और चाय के साथ व्यापार जो था वही रह गया था, जो 1833 में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अगर पूछेगा एकाधिकार समाप्त हो गया था तो 1813 ही होगा, क्योंकि लगभग खत्म हो गया था। दो ही चीज़ बचा था, चीन और चाय के साथ व्यापार, जो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्या दिया है कि माउंटबेटन को सुझाव दिया था कौन आदमी कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, यही बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये कौन बात बोले थे बाबू, तो महात्मा गांधी बोले थे। कौन, महात्मा गांधी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी कब बाबू, 1927 में, और इसका उद्देश्य जो था ना वो जो था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य जो था संबंधों को सुधारना था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम महासचिव पूछ रहा है बाबू। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में। ठीक है, इलाहाबाद में इसका गठन किया गया था। और बोल रहा है कि इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो बाबू मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो त्रिपुरी संकट के बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किनको बाबू, राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट से पहले जो थे, अगर अध्यक्ष बोलेगा कौन थे बाबू, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। त्रिपुरी संकट कब बाबू, 1939 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। तो बंगाल विभाजन के समय कौन सा वायसराय था, कौन था बाबू, लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय का है। किनका है बाबू, मदन मोहन मालवीय का लीडर समाचार पत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी। फिर देखिए संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था। तो किसको हराया था, संथाल विद्रोह जो कब चला था, 1855-56 में हुआ था। सिंधु कांदू चांद भैरव ने किया था। अब बोल रहा है कि किस अंग्रेजी कमांडर को हराए थे ये लोग, तो किनको हराए थे बाबू, तो मेजर ब्रो को हराए थे। किनको, मेजर ब्रो। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो है एक धातु के जो प्राप्ति नहीं हुआ है वो लोहा है। कौन सा, लोहा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि राग गोविंद की रचना, क्योंकि राग गोविंद की रचना किसने की है। तो या बाबू मीराबाई ने की है। कौन, मीराबाई ने राग गोविंद की रचना की है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। शाहरुख नामक सिक्का कौन सा मुगल बादशाह है जो चलाया था, तो बाबू ये बाबर ने चलाया था। कौन, बाबर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार अवस्थित करना है। यहाँ पे दिया सामूगढ़ का युद्ध, खनमा का युद्ध, चौसा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसको सजाना है बाबू, तो सजाते हैं हम लोग। सबसे पहले खनमा का युद्ध हो जाएगा, उसके बाद घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपको सामूगढ़ का युद्ध, अंतिम में सामूगढ़ का युद्ध होगा। ठीक है, इस तरह मिलाएंगे हम लोग बाबू। कौन सा, 2 4 3 1, कहाँ पे है, 2 4 3 1। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आप लोग बताइएगा कि ये खानवा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का और सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम ही नहीं बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये युद्ध कब कब और किसके किसके साथ हुआ था। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन करें कि ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया। आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग कौन से धातु के लिए किया गया है बाबू, तो बाबू सोने के लिए किया गया। किसका, सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने
खान की उपाधि दिया था? किनको बाबू जहांगीर खान की उपाधि दिया था? कैप्टन हॉकिंस को। किनको? कैप्टन हॉकिंस को खान, इंग्लिश खान कहा जाता था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है कि डनहिल कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डनहिल जो कप है किससे संबंधित है बाबू? तो ये गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।